एक सीन जरा सोचिए, एक मुल्क का राष्ट्रपति संसद पहुंचता है, वहां वोटिंग होती है और फिर कहा जाता है आप हमारे राष्ट्रपति नहीं हैं। कुछ ही समय बाद वो पुलिस की गाड़ी में दिखता है बतौर कैदी। या इलाही, ये माजरा क्या है? पूरी कहानी सुनाएं उससे पहले शो की लाइन लेंथ आपको बता देते हैं। तो आज हम जानेंगे पेरू में राष्ट्रपति को पुलिस ने क्यों अरेस्ट किया, जर्मनी में तख्ता पलट की साजिश किसने रची, तालिबान ने अब क्या नया कांड कर दिया और पाकिस्तानी पत्रकार अरशद शरीफ की हत्या में क्या नया राज खुला है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। शुरुआत पेरू से। पहले ये तस्वीर देखिए। माचू पिचू की पहाड़ियों पर बसा ये शहर दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है। माचू पिचू साउथ अमेरिकी महाद्वीप के देश पेरू की सबसे बड़ी विरासत है। नक्शे पर देखा जाए तो पेरू साउथ अमेरिका के सुदूर पश्चिम में बसा हुआ है। इसके पड़ोस में ब्राजील, इक्वाडोर, चिली, कोलंबिया और बोलिविया जैसे देश हैं। इतिहास में अगर हम दाखिल हों तो पेरू में 1532 ईस्वी में स्पेन ने अपनी कॉलोनी बनाई थी। स्पेन का शासन 1824 तक चला। उस बरस पेरू औपनिवेशिक शासन से आज़ाद हो गया। तब से मुल्क मिलिट्री शासन, तख्ता पलट, महाभियोग और विद्रोह की अनगिनत घटनाओं का गवाह बना। पिछले 30 बरस में 7 राष्ट्रपतियों को जेल जाना पड़ा है या इस्तीफा देना पड़ा है या उन्हें महाभियोग लगाकर हटाया गया। एक पूर्व राष्ट्रपति एलन गार्सिया को जब पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची तब उन्होंने गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। पेरू का राजनीतिक चरित्र कभी भी शांत नहीं रहा। वहां हमेशा इसी तरह की उठापटक चलती रही। इस सीरियल का हालिया एपिसोड 7 दिसंबर को दिखाई दिया जब संसद ने महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति पेद्रो कास्तियो को पद से हटा दिया। कास्तियो जून 2021 में राष्ट्रपति चुनाव जीतकर सत्ता में आए थे। 7 दिसंबर 2022 की सुबह वो अचानक टीवी पर प्रकट हुए। राष्ट्र के नाम उन्होंने संबोधन दिया, बोले कि देश संकट में है, इसलिए मैंने संसद को भंग कर आपातकाल लगाने का फैसला किया है। 9 महीने के अंदर नई संसद का गठन किया जाएगा। वे पेरू का नया संविधान तैयार करेंगे। इस ऐलान ने पूरे देश को सन्न कर दिया था। इसके विरोध में कई मंत्रियों ने अपना इस्तीफा भी दे दिया। अमेरिका का बयान आया कि कास्तियो को अपना फैसला बदल लेना चाहिए, मगर वो नहीं झुके। उन्होंने पुलिस और सेना को कंट्रोल हाथ में लेने का आदेश दिया। पुलिस और सेना ने कास्तियो के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम संविधान का पालन करेंगे। दरअसल पेरू की संसद राष्ट्रपति पेद्रो कास्तियो के खिलाफ तीसरी बार महाभियोग प्रस्ताव लाने वाली थी। जब ये प्रक्रिया शुरू होती उससे पहले ही उन्होंने अपनी चाल चल दी। हालांकि ये अलग बात है कि उनकी चाल नाकाम रही। संसद ने राष्ट्रपति का फैसला मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने तय रूटीन के हिसाब से महाभियोग प्रस्ताव पर वोटिंग कराई। 101 सांसदों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया, सिर्फ 6 वोट विरोध में पड़े। प्रस्ताव पास हो गया। कास्तियो मौजूदा से पूर्व राष्ट्रपति हो गए। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार पद से हटने के बाद उन्होंने मेक्सिको के दूतावास में शरण लेने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रास्ते में ही पुलिस ने पकड़ लिया। उन्हें जेल ले जाया गया। पेद्रो कास्तियो के ऊपर कानून और संविधान के उल्लंघन करने का मुकदमा चलाया जाएगा। पेरू में राष्ट्रपति और संसद का चुनाव अलग अलग होता है। राष्ट्रपति डायरेक्ट वोटिंग के जरिए चुने जाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारों के नाम पर सीधे वोटिंग कराई जाती है। अगर संसद की बात करें तो पेरू में एक सदन वाली व्यवस्था है। इसमें 130 सदस्य होते हैं। पेरू की संसद को कांग्रेस के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। कांग्रेस में जगह पाने के लिए एक पार्टी को कम से कम 5% वोट या किसी एक प्रांत में 7 सीटें चाहिए। पेरू में राष्ट्रपति सरकार और राष्ट्र दोनों का मुखिया होता है। सेना और पुलिस की कमान भी उसी के पास होती है। 1993 के संविधान के अनुसार कांग्रेस जब चाहे तब राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकती है। इसके लिए उसे कारण बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाने के लिए मिनिमम 87 वोट चाहिए होते हैं। पेद्रो कास्तियो के खिलाफ पहले भी 2 बार महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वो बाल उससे बच गए थे। कास्तियो पर भ्रष्टाचार, घूसखोरी और अपने करीबियों को राजनीतिक फायदा पहुंचाने के आरोप लग रहे थे। उनके खिलाफ लंबे समय से प्रोटेस्ट भी चल रहा था। इस बार उनका जाना निश्चित लग रहा था, इसलिए उन्होंने आपातकाल और कर्फ्यू लगाकर कुर्सी हथियाने की कोशिश की, मगर वो इसमें असफल रहे। 7 दिसंबर को कास्तियो के समर्थक और विरोधी संसद के बाहर इकट्ठा थे। उन्होंने आपस में उलझने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने मामला संभाल लिया। कुछ जगहों पर छिटपुट हिंसा की रिपोर्ट सामने आई, लेकिन अभी तक कोई बड़ा बवाल देखने को नहीं मिला है।
उधर कास्तियो को हटाने के बाद कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति दीना बुआते को राष्ट्रपति चुन लिया। बुआते पेरू के राजनीतिक इतिहास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मैं शांति चाहती हूँ। दीना बोली, मैं राष्ट्रीय एकता वाली सरकार बनाने की अपील करती हूँ। मेरी कैबिनेट में हर धड़े के लोगों को शामिल किया जाएगा। बुआते ने वकालत की पढ़ाई की है। उन्होंने लंबे समय तक नेशनल रजिस्ट्री ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड सिविल स्टेटस में काम किया। ये डिपार्टमेंट पेरू में जन्म, मृत्यु और शादियों से जुड़े रिकॉर्ड्स तैयार करता है। 2018 में बुआते ने मेयर का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उन्हें हार इसमें झेलनी पड़ी थी। 2021 में उन्होंने सीधे उपराष्ट्रपति का चुनाव जीता। कास्तियो ने उन्हें अपनी कैबिनेट में एक अहम मिनिस्ट्री भी दी। अब बुआते के सामने कुछ ज्यादा ही बड़ी चुनौती आ गई है। उन्हें संकट के दलदल में फंसे देश को बाहर निकालना है, साथ ही साथ सामने आकर एक हताश जनता को लीड भी करना है। पेरू में पिछले 5 बरस में 6 राष्ट्रपति बदल चुके हैं। बुआते का कार्यकाल 2026 तक चलने वाला है। देखना दिलचस्प होगा क्या वो इस डगमग डगर को संभाल पाती हैं या फिर नहीं। यही पेरू का भविष्य भी निर्धारित करने वाला है। अब आपको पेड्रो कास्तियो के बारे में भी बताते हैं। कास्तियो पेरू के एक सुदूर और अल्प विकसित गांव में पैदा हुए थे। उनके माता पिता को पढ़ना नहीं आता था। कास्तियो ने वो कमी पूरी की। वो 2-2 घंटे तक पैदल चलकर स्कूल जाया करते थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद वो टीचर बन गए। उन्होंने 25 बरस तक इस पेशे में काम किया। 2021 के चुनाव से पहले पेरू की अधिकांश जनता उन्हें नहीं जानती थी। उससे पहले कास्तियो ने बस एक बार मेयर का चुनाव लड़ा था। 2017 में टीचर्स की हड़ताल के दौरान लीडर के तौर पर कास्तियो उभरे। 2021 में उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का फैसला किया। उन्होंने भ्रष्टाचार और आर्थिक संकट से परेशान जनता की नब्ज को पकड़ा। उनके चुनावी कैंपेन में उनका अक्स दिखाई देता था। कास्तियो ने अपने संघर्षों की कहानियां सुनाकर लोगों का दिल जीता। कास्तियो के विरोधी उन्हें कम्युनिस्ट और वामपंथी बताकर खारिज करते थे। उन पर विद्रोही गुटों से संबंध रखने का आरोप लगाया जाता था। इसके बावजूद कास्तियो चुनाव जीत गए। वो एक ऐसे दौर में राष्ट्रपति बने थे जब पेरू कोविड संकट से जूझ रहा था, अर्थव्यवस्था बिखर रही थी, गरीबी बढ़ रही थी। कास्तियो ने वादा किया था कि वो सब ठीक कर देंगे, लेकिन नहीं हो पाया। इसकी बजाय उनके ऊपर भ्रष्टाचार और गबन के आरोप लगने लगे। उनके कार्यकाल का बड़ा हिस्सा इसी से जूझने में बीत गया। आखिरकार 7 दिसंबर को उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। बड़ी संभावना है कि उनका आगे का जीवन जेल की सलाखों के पीछे बीतने वाला है। पेरू के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं। अगली खबर है जर्मनी से। अभी तक आपने मौका वारदात पर पुलिस के देर से पहुंच रही खूब खबरें सुनी होंगी, लेकिन जर्मनी में एक अपवाद देखने को मिला। इस बार पुलिस समय से पहले पहुंची और जर्मनी में तख्ता पलट रुक गया। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार जर्मन पुलिस ने अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर 25 लोगों को अरेस्ट किया है। इनमें कुछ पूर्व सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं। ये लोग जर्मनी की संसद पर कब्जा करने की योजना बना रहे थे। उन्होंने इसके लिए एक तारीख भी तय कर रखी थी। इसका मास्टरमाइंड हेनरिक 13 नाम का एक शख्स है। अरेस्ट किए गए लोग सिटीजन्स ऑफ द राइख मूवमेंट के मेंबर्स हैं। इस संगठन का नाम कई हिंसक घटनाओं और फेक थ्योरीज फैलाने में आता रहा है। इस ग्रुप का मानना है कि कोविड वैक्सीन जनसंख्या रोकने का हथियार है। ये भी मानते हैं कि जर्मनी का कानून उनके ऊपर लागू नहीं होता। वे सरकार के द्वारा लगाए गए टैक्स का विरोध करते हैं। इसी ग्रुप से जुड़े गुंडों ने अप्रैल 2022 में जर्मन हेल्थ मिनिस्टर को किडनैप करने का प्लान बनाया था। 2021 में इसके सदस्यों की संख्या 21,000 के आसपास थी। इस साल उनकी संख्या कई गुना तक बढ़ गई है। पुलिस लंबे समय से इन पर नजर रख रही थी। उन्होंने कुछ लीडर्स को अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन अभी भी हजारों ऐसे लोग हैं जो उसी विचारधारा का पालन करते हैं, उसी राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं। जानकारों का कहना है अगर सरकार ने इस विचारधारा की जड़ पर चोट नहीं की तो कुछ भी हो सकता है। जर्मनी के बाद चलते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन वापस लौट आया है। लिटरली आप कहेंगे कि तालिबान तो अगस्त 2021 में ही सत्ता में आ गया था, अब क्या हो गया? ये सच है कि तालिबान ने पिछले बरस ही काबुल पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अभी तक उसने अपने कुछ दुर्दांत कांडों पर विराम लगा रखा था। 7 दिसंबर को वो बैरियर हटा दिया गया। ईरान बॉर्डर से लगा अफगानिस्तान का एक प्रांत है फरा। 7 दिसंबर की दोपहर सारी सड़कें एक स्टेडियम की तरफ जा रही थीं। स्टेडियम के अंदर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। ये मजमा कोई स्पोर्ट्स देखने के लिए नहीं जुड़ा था। मैदान पर गिनती के लोग जमा थे। उसमें से एक शख्स के हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे। उसके चेहरे पर नकाब था। उसके पीछे अधेड़ उम्र का एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। पास में खड़े तीसरे व्यक्ति ने उसके हाथ में बंदूक थमाई। 3 गोलियां चली। नकाबपोश व्यक्ति जमीन पर गिर गया। उसका शरीर कुछ सेकंड्स के लिए तड़पा और फिर शांत पड़ गया। थोड़ी देर बाद स्टेडियम में शांति पसर गई। ये शांति टूटी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। तालिबान के प्रवक्ता ने घटना की पूरी जानकारी दी।
उसने कहा मरने वाले शख्स पर हत्या का आरोप था। उसने 5 बरस पहले चाकू मारकर किसी दूसरे व्यक्ति की जान ले ली थी। उसे मृतक के पिता ने 3 गोलियां मारी। इस तरह बदला पूरा हुआ। तालिबान के अनुसार ये न्याय था। इस मौके पर तालिबान के कई बड़े नेता और मंत्री भी शामिल थे। किसी आम देश में हत्या या किसी जघन्य अपराध के लिए कानूनी प्रक्रिया निर्धारित होती है। आम स्थिति में आरोपी पर मुकदमा चलता है, दोनों तरफ से इजरा पेश की जाती है। अदालत सबूतों और गवाहों के आधार पर फैसला देती है। दोष साबित होने पर तय प्रक्रिया के हिसाब से सजा होती है। आमतौर पर मौत की सजा बंद दरवाजे के अंदर दी जाती है, लेकिन तालिबान के मामले में कानून पूरा पलट जाता है। तालिबान इस्लामी शरिया कानून के हिसाब से राज करने का दावा करता है। तालिबान अपने हिसाब से शरिया कानून की व्याख्या भी करता है। तालिबान का पहला शासन 1996 से 2001 तक चला। इस दौरान उसने सैकड़ों लोगों को खुले में मौत की सजा दी थी। छोटे मोटे अपराधों पर हाथ पैर काटने से लेकर कोड़े मारने तक की सजा बेहद आम थी। 2021 में जब तालिबान सत्ता में वापस आया तब उसने वादा किया था कि अब की बार का शासन थोड़ा लचीला होगा, लेकिन ये वादा भ्रामक साबित हुआ। तालिबान ने समय समय पर अपने वादों को तिलांजलि दी है। हालांकि अभी तक खुले में मौत की सजा की घटना सामने नहीं आई थी। 7 दिसंबर को ये पेज भी निकल गया। इससे पहले कई राजनीतिक जानकार ये दावा कर रहे थे कि नया तालिबान पुराने से अलग होगा। ये भी कि गुड और बैड तालिबान जैसी भी कोई चीज़ होती है। फरहा प्रांत की घटना के बाद ये अंतर खत्म हो गया है। इस दुनिया में सिर्फ एक तालिबान है और वो कट्टर है, हिंसक है और बुनियादी अधिकारों का विरोधी भी है। अब सवाल ये आता है कि तालिबान ने अपना रुख क्यों बदला। दरअसल नवंबर 2022 में तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंदजादा ने अदालतों को शरिया कानून लागू करने का आदेश दिया था। सुप्रीम लीडर ने कुछ जजों से मुलाकात के बाद यह आदेश जारी किया था। अखुंदजादा ने जजों से चोरी, अपहरण, राजद्रोह जैसे अपराधों की फाइल खोलने के लिए भी कहा था। मीडिया रप्टों के अनुसार फरहा प्रांत में इसी के तहत सजा दी गई है। तालिबान की कट्टरता पिछले कुछ समय से बढ़ रही है। उसने महिलाओं के सार्वजनिक जगहों पर अकेले जाने पर पाबंदी लगाई है। महिलाओं को बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बच्चियों को स्कूल जाने से रोका गया है। अपना अधिकार मांगने के लिए महिलाओं की पिटाई की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन पहले भी तालिबानी रवैये की आलोचना करते थे, अब भी करते हैं, लेकिन तालिबान को इससे कोई फर्क पड़ता हुआ नहीं दिखता। यूएन ने फरहा प्रांत में खुले में दी गई मौत की सजा पर चिंता जताई है। यूएन ने तालिबान से मौत की सजा को पूरी तरह से खत्म करने की अपील भी की है। हालांकि जिस निरंकुशता से तालिबान आगे बढ़ रहा है उसमें इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं दिखती। तालिबान का मसला यहीं तक। आज की आखिरी बड़ी खबर पाकिस्तान से है। आपको अरशद शरीफ याद है? अरशद पाकिस्तान के पत्रकार थे। 23 अक्टूबर 2022 को केन्या में उनकी हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या पर खूब सियासत भी हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को हत्या के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आरोप लगाया था कि अरशद को पाकिस्तान छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। यहाँ उनकी जान को खतरा था। उनकी हत्या की साजिश पाकिस्तान के अंदर रची गई। उन्होंने नाम लिए बिना शहबाज शरीफ सरकार और सेना पर निशाना भी साधा था। सुनिए 25 अक्टूबर को इमरान ने क्या कहा था। अरशद शरीफ शहीद क्यों है? इसको पता था कि इसकी जान खतरे में। इसको पता था, इसको बार बार वार्निंग्स आ रही थी, मैंने इसको बताया। उसके बावजूद एक दफा ये पीछे नहीं हटा, राय हक से पीछे नहीं हटा, डरा नहीं। और आखिर में ये जो इसको टारगेट किलिंग की गई है, ये जो मर्जी लोग कहें, मुझे पता है कि ये टारगेट किलिंग की गई है इसकी। इसके 2 दिन बाद खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ नदीम अंजुम मीडिया के सामने आए। आईएसआई चीफ ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था, उनके मिलिट्री से अच्छे संबंध थे। आईएसआई चीफ ये भी बोले कि हमारी एजेंसी और सरकार केन्या में चल रही जांच से संतुष्ट नहीं है, इसलिए सरकार ने मामले में फैक्ट्स जुटाने के लिए एक टीम बनाई है। इस फैक्ट फाइंडिंग टीम में 2 ऑफिसर्स थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो से उमर शाहिद अहमद और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से मोहम्मद अतहर वहीद। इस टीम का काम अरशद शरीफ की हत्या से जुड़े फैक्ट्स जुटाना था। चूंकि ये केस 3 संप्रभु देशों से जुड़ा हुआ था, इसलिए उनके लिए फुल इन्वेस्टिगेशन करना उनकी क्षमता से बाहर था। 27 अक्टूबर 2022 को टीम ने अपना काम शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान, दुबई और केन्या में केस से जुड़े अलग अलग लोगों से पूछताछ की। 1 दिसंबर को टीम ने अपना काम पूरा कर लिया। 2 दिसंबर को रिपोर्ट पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंडियाल को सौंप दी गई। 7 दिसंबर को ये पब्लिक डोमेन में आई है। 592 पन्नों की इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। हम ब्रीफ में कुछ मेन पॉइंट्स आपको बता देते हैं।
फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट के अनुसार अरशद शरीफ की हत्या योजना बनाकर की गई थी। इसमें पाकिस्तान, दुबई और केन्या तीनों जगहों के लोग शामिल थे। केन्या पुलिस ने पहले कहा था कि अरशद पर गलती से ये गोलियां चली थीं। उन्हें चेक पोस्ट पर रोकने के लिए कहा गया था, नहीं रुकने पर फायरिंग करनी पड़ी। केन्या की जनरल सर्विसेज यूनिट ने अरशद की गाड़ी पर 9 गोलियां दागी थीं। फायरिंग में AK-47 और एक गिल्बोआ राइफल का इस्तेमाल हुआ था। रिपोर्ट में कहा गया है कि अरशद की सीट पर गोली का कोई निशान नहीं मिला, लेकिन एक गोली उनकी पीठ में लगी थी जो उनकी छाती की दाहिनी तरफ से निकली। ये उनकी सीटिंग पोजीशन से मेल नहीं खाता है और बहुत संभावना है कि उन्हें बहुत करीब से गोली मारी गई थी। FFT ने पाया कि शरीफ को होस्ट करने वाला वकार केन्या की खुफिया एजेंसी NIS और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से जुड़ा हुआ था। वो एक पाकिस्तानी नेता और ISI के एक सीनियर अधिकारी के संपर्क में भी था। उसी ने अरशद शरीफ का पर्सनल फोन और iPad NIS के हवाले किया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वकार का भाई खुर्रम गाड़ी चला रहा था। उसने जो बयान दर्ज कराया है वो लॉजिक और फैक्ट से बहुत अलग है। अरशद शरीफ जिस ARY नेटवर्क में पत्रकार के तौर पर काम कर रहे थे, उसके CEO सलमान इकबाल के बयानों में भी काफ़ी लोचा दिखाई देता है। अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी 4 उंगलियों के नाखून गायब थे। इससे ये लगता है कि हत्या से पहले उनका टॉर्चर किया गया। केन्या पुलिस ने कहा था कि DNA सैंपल के लिए नाखून उतारे गए थे, लेकिन उन्होंने संख्या नहीं बताई थी। FFT ने अपनी रिपोर्ट में GSU के 4 पुलिस अधिकारियों का जिक्र भी किया है। कहा गया है कि इन लोगों ने पैसे के लालच में या किसी दबाव में आकर इस हत्या को अंजाम दिया। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने पाकिस्तान पीनल कोड और एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत मुकदमा दायर करने का सुझाव भी दिया है। 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ की हत्या के केस की सुनवाई शुरू की। इस दौरान कोर्ट ने सरकार को स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने टीम को हर 2 हफ्ते में प्रोग्रेस रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि विदेश मंत्रालय जांच में पूरा सहयोग करेगा। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई जनवरी 2023 में होने वाली है। इस मामले में जो भी अपडेट्स आएंगे उन्हें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूं। शुक्रिया। शुभ रात्रि।